दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालोन टाइम्स न्यूज चैनल। इस बार काफी दिनों बाद मैं नया वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि इस बीच में पंजाब चला गया था जहां काफी दिन लगे, तो इसलिए एक लंबा अंतराल हो गया नया वीडियो डालने में। उसके लिए मैं अपने दर्शकों से क्षमा याचना करता हूं। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह वही आपसे गुजारिश करनी है, निवेदन करना है, अपील करनी है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, घंटी की आकृति का बटन दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाया करे। हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, अपनी प्रतिक्रिया लिखना ना भूलें। आज जैसा कि इंतजार किया जा रहा था, इलेक्शन बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई। लेकिन देखा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ जितने भी मामले पहुंचते हैं, एक तो सरकार है कि वो पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों चीजें स्वीकार नहीं करना चाहती। उसके किसी काम में पारदर्शिता नहीं होती और किसी के प्रति वो अपने आप को जवाबदेह नहीं बनाना चाहती, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो न्यायपालिका हो और चाहे वो संसद हो। संसद में भी जहां उसको संसद में बयान देने की अनिवार्यता होती, वहां पे वो संसद के बाहर आके बयान दे देती, लेकिन संसद में कहना गवारा नहीं करती, भले ही उससे संसद की अवमानना होती प्रतीत हो। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों से एक भी मीडिया के साथ में औपचारिक वार्ता नहीं की, कोई पत्रकार वार्ता नहीं की, जबकि आज मीडिया के लोगों में हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री से कोई ऐसा सवाल पूछे जो असुविधाजनक हो। लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री इतनी पिलपिली मीडिया का भी सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो तो एक सामान्य मनुष्य से, एक सामान्य पदाधिकारियों से ऊंचे उठे हुए हैं। वो देवताओं की कोटि में, अपने आप को ईश्वर की कोटि में समझते हैं, जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होता। तो इसलिए भले ही बना रहा है लोकतंत्र, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो इसकी स्वीकार नहीं करना चाहते और हर काम में उनके में पर्दादारी देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट में भी कोई मामला आता तो सुप्रीम कोर्ट पहले तो बड़ी क्रांतिकारिता दिखाता है, लेकिन अंत में उनकी चकमेबाजी सफल हो जाती है। इस मामले में भी यही किया गया। एक तो एसबीआई ने पर्याप्त समय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, पिछली 15 फरवरी को आदेश पारित किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप हमारे सामने वो ब्यौरे रखें कि कितने इलेक्शन बॉन्ड बिके और कितनी पार्टियों ने उसको बनाया, इस सब का पूरा विवरण रखें। आज 11 मार्च हो गए, लेकिन इतने दिनों में वो विवरण तैयार नहीं कर सकी, क्योंकि सरकार की मंशा थी और उसने अलग से समय मांग लिया। और इसके लिए जो एडीआर है, जिसने इसको लेके जनहित याचिका दायर कर की, जिस पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर इसकी सुनवाई हो रही है, उसने अवमानना की याचिका दाखिल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी तो प्रकट की एसबीआई के रवैये पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अवमानना के क्षेत्राधिकार में जानने की इच्छुक नहीं। इस तरीके से उन्होंने एक तरह से एसबीआई को फिर भी बचा ही दिया। दूसरी बात ये कि एसबीआई अपनी पैंतरेबाजी से ये जो जिस ब्यौरे का खुलासा नहीं करना चाहती थी सरकार कि किस कारपोरेट घराने से उसको कितना पैसा मिला, वो उससे बच गई। ये विवरण सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय मांगा था। 3 हफ्ते का समय देना तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि नहीं, 3 हफ्ते की इसमें कोई जरूरत ही नहीं, आपके पास में एक क्लिप पे पूरा विवरण उपलब्ध है, आप शॉर्टिंग करिए और हमारे सामने पेश कर दीजिए। 1 दिन का समय पर्याप्त है। आपने बताया नहीं कि 15 फरवरी से और 11 मार्च तक आप क्या करते रहे, इसलिए आप कल 12 मार्च को दाखिल करिए। लेकिन 12 मार्च को जो दाखिल होगा उसमें ये तो विवरण होगा कि कितने इलेक्शन बॉन्ड खरीदे गए और उसमें जो है कितनों ने भुगतान लिया, लेकिन किस पार्टी से किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, ये बात उजागर नहीं हो पाएगी। और इसके बिना उसकी कोई सार्थकता नहीं, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार को कितने लोगों ने, कितने कारपोरेट घरानों ने बढ़ चढ़ के चंदा दिया और उसके बदले में उनको इस बीच में क्या रियायतें मिली, क्या उनको लाभ मिले, वो उनका एक ब्यौरा उजागर हो। तो जो ये बात स्थापित की जानी है
कि सरकार ने एक तो ब्लैकमेल किया है, दूसरी बात अनुग्रह करने के बदले में पैसे लिया है। यानी सरकारी दल ने, सत्तारूढ़ पार्टी ने अपनी हैसियत का दुरुपयोग करके और चंदे की उगाही की है। ये बात स्थापित अगर करना चाहता था, तो ये बात अगर स्थापित करने की मंशा रही, इस बात को सामने लाने की अगर मंशा रही है डीआर की, तो ये मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। उस जो सुप्रीम कोर्ट में कल ब्यौरा दाखिल होने वाला, उससे ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि किस राजनीतिक पार्टी को किस उद्योगपति से कितना चंदा मिला, जबकि यही बात महत्वपूर्ण है। तो एक तरीके से फिर सरकार बच गई। और यही तमाशा उसमें भी हुआ था, जो अदानी के खिलाफ मामला आया था कि अदानी के खिलाफ किस तरीके से एक मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का, लेकिन सेबी जिसकी जांच करना सेबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सेबी का तो वो तो उसका विनियमन करती है कंपनी का, उसके शेयर बाजार में जो उसकी है, वो शेयर बाजार में जो उसका कारोबार, उसका शेयर बाजार के माध्यम से जो उसका कारोबार चलता है, उसका विनियमन करती है, उसका रिकॉर्ड रखती है। लेकिन अगर जहां मनी लॉन्ड्रिंग का सद्य था, विदेशों से पैसा, विदेशी पार्टियों ने पैसा लगाया अदानी की कंपनी को, और वो पैसा किन स्रोतों से आया, ये जानना चाहते थे, क्यों दिया गया, फिर वो कहीं उसमें कोई हेरा फेरी तो नहीं हुई है, तो बाउंसिंग तो नहीं हुई है, ये सब चीजें, इसके लिए तो अलग से जांच करानी चाहिए थी। लेकिन उसकी बात मान ली गई, अदानी का ये पक्ष मान लिया गया कि नहीं, सेबी ने क्लीन चिट दे दी, सेबी ने कुछ गलत नहीं पाया तो उसको बरी कर दिया गया। तो उसमें भी यही हुआ था। तो कुल मिला के जो पेगासस नाम के जिस स्पाईवेयर की बात थी कि वो किया जा रहा, उसमें भी सरकार ने ये भी नहीं बताया कि नहीं हमने पेगासस खरीदा है कि नहीं खरीदा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने वो मामला बंद कर दिया। उसमें सरकार को ये बाध्य किया जाना चाहिए था। लोग ये जानना चाहते थे कि ये स्पाईवेयर खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया। मान लीजिए सरकार ने नहीं खरीदा, सरकार के पास सूचना कि किसी और ने खरीदा, तब भी जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं उन लोगों की निजता को खतरा है। जो एक इंटरनेशनल ग्रुप है मीडिया का, उसने जो प्रकाशित किया था कि न्यायिक अधिकारियों तक की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की, मीडिया की बड़ी हस्तियों की, विपक्ष के नेताओं की, सबकी जासूसी हो रही है, सबके में पेगासस डाला गया। तो किसने डाला, ये बात सामने आनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने गोलमोल जवाब दिया, और उस गोलमोल जवाब को सुप्रीम कोर्ट ने बेबसी दिखाते हुए उसको स्वीकार कर लिया। इसी तरीके से राफेल वाले मामले में हुआ था। राफेल में भी कोई संतोषजनक स्थिति नहीं। तो हम देखते कि उबाल तो बहुत आता सुप्रीम कोर्ट में सरकार की इस बदनीयती को लेके, लेकिन वो उबाल किसी तार्किक अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। अंततोगत्ता सुप्रीम कोर्ट लाचार होकर रह जाता। ऐसा दिखाई देता कि सुप्रीम कोर्ट लाचार हो गया और सरकार की ही मर्जी मान ली जाती। तो ये तो एक लोकतंत्र के लिए एक बड़ी विनाशक कदम है। जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, तो माना गया था कि उनके कोई पारिवारिक उनका कोई स्वार्थ नहीं, वो परिवार को राजनीति के माध्यम से परिवार से कोई अपना नाता नहीं रखते, तो परिवार के लिए कोई पद का दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं करेंगे। वो बड़े कर्मठ हैं, ये माना गया था, और बड़ी पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। राजनीति में शुचिता और नैतिकता को स्थापित करने का काम करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि शुचिता और नैतिकता बिल्कुल बेमानी शब्द होकर रह गए। जिस ढंग से भले साबित ना हो पा रहा हो सरकार के रवैये की वजह से, और कोर्ट न्यायपालिका भी उसमें उतना साहस नहीं दिखा पा रही हो, तो भले ही चीजें उजागर न हो पा रही हो, लेकिन हर चीज ये नहीं कि कोर्ट में साबित हो जाए तभी माना जाए। कुछ चीजें देखने से भी लगता है कि कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा, कुछ बड़ी घपलेबाजी होने का संदेह हो रहा है, जो तभी उजागर हो सकती जब ये सरकार बदल जाए, जिसकी फिलहाल तो कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ गई? जब कोई निजी स्वार्थ नहीं है मोदी जी का, तब भी वो पारदर्शिता क्यों नहीं रखना चाहती? ये एक बड़े आश्चर्य का विषय है, और इससे पूरा एक राजनीतिक वातावरण विषाक्त हुआ है। पहले भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस की बात करती थी, तो ये लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जब आएगी सत्ता में, तो एक राजनीतिक संस्कृति में एक बदलाव आएगा, राजनीतिक संस्कृति में एक
शुद्धता आएगी। लेकिन वो सारी जो है उम्मीदें निरर्थक साबित हुई, वो तो नहीं आ पा रहा है। और ज्यादा हम ये देख रहे हैं कि और ज्यादा जो है पैसे का खेल बढ़ गया राजनीति में। बिल्कुल जिसके पास में पैसा नहीं है वो तो राजनीति में सफल होने की कोई गुंजाइश भी नहीं रह गई। राजीव गांधी के समय पे ये कहा जाता था कि भले ही कांग्रेस के जमाने में बहुत कुछ अपने आप को कांग्रेस ये ना कहती हो कि हम पूरी तरह से बेदाग है जैसे वर्तमान सरकार कहती है, भले ही वो ना हो, लेकिन कांग्रेस ये तो नहीं कहती थी बेदाग है। लेकिन फिर भी कांग्रेस राजीव गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो कोशिश कर रहे थे कि बहुत कुछ बेदाग तरीके से काम हो, बहुत कुछ घपलेबाजियां बंद हो। उन्होंने वो एक पार्टी में उन्होंने एक तंत्र विकसित कर रखा था। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एक ट्रेनिंग देके वो बैठाते थे हर जिले में, और वो उनके सांसदों और विधायकों की निगरानी करते थे। सांसदों की फाइलें उनके पास पहुंचती थी, जिनमें उनके पास में रिकॉर्ड पहुंचता था उन लोगों के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से, ताकि जिससे उनको पता चलता था कि उसने निर्वाचित होने के बाद में कितनी निजी संपत्ति बना ली, कहाँ कहाँ संपत्ति बना ली। और वो समय समय पर इस बात को लेके और सांसदों को आगाह करते रहते थे कि हमें आपका सारा कच्चा चिट्ठा मालूम है। इसलिए सांसद एक सीमा से ज्यादा गड़बड़ी करने का साहस नहीं कर पाते थे। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद, हर विधायक दोनों हाथों से लूटने में लगा है, और पार्टी की तरफ से उस पर कहीं कोई अंकुश नहीं दिखाई दे रहा। कोई जो है इच्छा शक्ति, कोई आचार संहिता लागू करने की इच्छा शक्ति पार्टी के नेतृत्व में नहीं दिखाई दे रही। पार्टी भी ये मान के चल रही कि एक तरह से अगर पार्टी की सहजोरी होगी तो जो एक सर्वसत्ता की जो आकांक्षा है, सर्वसत्ता का जो एक दुर्दमनी आकांक्षा पाल रखी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, उसकी पूर्ति होगी। कोई इस पर उंगली उठाने वाला नहीं होगा। वो किसी भी तरीके के भय से, आतंक से, लोकप्रियता से, संगठन की विशालता से कैसे हर तरीका, हर हथकंडे के इस्तेमाल से ये स्थिति बनाई जाए कि लोगों की चू करने की स्थितियां समाप्त हो सकें। ये तो एक शुभ स्थिति नहीं कही जा सकती। और इसके लिए इतिहास में जो वर्तमान दौर है वो चाहे जितनी उसमें प्रगति हो रही हो, चाहे जितनी तरक्की हो रही हो, चाहे जितनी अर्थव्यवस्था खुलाचे भर रही हो, ये दावे किए जा रहे हो कि पूरी दुनिया जब आर्थिक मंदी की शिकार हो रही है, चीन तक में की विकास दर भी स्थिर होकर रह गई, तो भारत की एक अर्थव्यवस्था है जो बहुत तेजी के साथ में भाग रही है। इसलिए बहुत जल्दी ये दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाने वाली, 5वें से ज्यादा, और सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की मंजिल है वो इससे नजदीक दिखाई दे रही है। ये चाहे जितना राग अलाप आ जाए, लेकिन अगर एक नैतिक व्यवस्था नहीं है, अगर एक मजबूत नैतिक व्यवस्था समाज में और जिस सरकार में नहीं है, तो वो एक जंगल राज की स्थितियां बन जाती हैं। वहां पर जो है बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाने की स्थितियां बनती हैं, और वो स्थितियों की ओर देश जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पे, और आम आदमी की जो पर कैपिटा इनकम है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही। हम अपनी विकास दर के मामले में भले ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, लेकिन हम प्रति व्यक्ति आय के मामले में अगर दुनिया के विकसित देशों की तुलना करें तो अभी हम कहीं नहीं पहुंचे। ये एक दयनीय दशा है। तो हमारी आप ने तो पूरा का पूरा एक बनिए की दुकानदारी में बदल के रख दिया सारी सेवाओं को। सरकार तो बाजार दर पे हर सेवाएं उपलब्ध कराने की मानसिकता बना रखी। तो बाजार दर पर मुनाफे, सरकार मुनाफा भी उनसे भी मुनाफा करने वसूलना चाहती सेवाओं के बदले। तो वो मुनाफे पे इतने महंगे में अफोर्ड कैसे कर पाएगी, जरूरी सुविधाएं तक भी कैसे अफोर्ड कर पाएगी। एक बड़ा ही मुश्किल काम होता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार, जो दैनंदिनी का भ्रष्टाचार, जो रूटीन का भ्रष्टाचार, वो बहुत सीमा से बढ़ता जा रहा है, और उस पर अंकुश लगाने की कोई सरकार की मंशा भी नहीं है। तो इस वजह से ये कि लोगों के मौलिक अधिकार व्यर्थ होकर रह गए। लोगों को जो काम बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, हर तरीके से न्यायपूर्ण जो काम है, उस काम के लिए भी जब तक लोग पैसे नहीं चुकाते तब तक
तब तक उनके वो काम नहीं हो पाते। तो एक अच्छा सपना, एक अच्छी व्यवस्था का सपना इस वातावरण के रहते हुए देखा नहीं जा सकेगा। अंत में फिर वही बात कहनी है कि जो इलेक्शन बॉन्ड के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का आदेश जो आया है वो ऊपरी तौर से बड़ी कड़ा प्रतीत हो, लेकिन उसने एक तरह से सेफ्टी वॉल्व का काम किया है। जो एसबीआई जो बदनीयता का जिसका परिचय देना चाहती थी, वो बदनीयती प्रोत्साहित हुई है और वो बच गई है सरकार के काले कारनामों के खुलासा करने से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।